सभा के इलेक्शन होने वाले हैं और इसी सिलसिले में कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हमारे, जिसमें सीनियर लीडर थे, हमारे एमएलए हजरात वहाँ थे। इसको लेके कि हमारा क्या होना चाहिए, राय अमल हमारा क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में जिस तरह बुलडोजर चला, यहाँ भी काफ़ी जगहों पे बुलडोजर चला, जहाँ सरकारी लैंड में जो गरीब लोगों ने कोई घर बनाया था कासचराय में 4 मरले, 8 मरले, 10 मरले, उनके ऊपर पिछले 2019 से लेके आज तक उनके सर पे तलवार लटक रही है। हम चाहते थे ये तलवार हट जाए, वो लोग भी जीना इज्जत से जिए। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग ज़्यादा इसमें शिकार होते हैं। जैसे हमने जम्मू के सांबा हो, कुठवा हो, उन इलाकों में देखा, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा हुआ। और दूसरा ये जो यहाँ सैकड़ों सालों से जो होटल यहाँ चलाते थे, होटल वाले थे, मैंने पहले भी कहा, होटल वाले जो हमसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़दीक रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 साल सरकार में रही, हम सिर्फ 6 साल में रहे, तो इसलिए उनके साथ उनका ज़्यादा ताना बाना है। मगर आज वो भी खतरे में है, वो होटल वालों की जो लीज है वो भी खतरे में है। उनको भी कहा जाता है कि उनकी लीज ख़त्म करके उस पर ऑक्शन की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी यहाँ जिसके पास होटल की लीज है वो ख़त्म करके बाहर के लोगों के हाथों में दी जाएगी। और ये हम इसको हम सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि 370 का जो असली मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाना है, कैसे बचाए, और ख़त्म भी इसीलिए किया गया है। तो अब इसको देखते हुए हमने वहीद साहब ने एक बिल लाया है कि रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास गासचराय में मकान है, दुकान है, जो है उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था, और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम जो इस वक्त PDP 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये वक्तन फवक्तन जब PhD हमने बनाई कि हम जम्मू कश्मीर को एक यकजा करके रखेंगे, एक कलेक्टिव लीडरशिप देंगे, ताकि जो आने वाला मुसीबत है बीजेपी की तरफ से उसका मुकाबला कर सके, उसको भी तोड़ दिया जब इनको अपने लगा कि इसमें फ़ायदा नहीं है। आज जबकि इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका लीडर वाहिद राहुल गांधी जी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का। तो इन्होंने उनको भी राज्यसभा से बाहर रखा। इस वक्त एक सीट क्या चीज़ होती है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, ये इस लायक तो नहीं है कि इन पे भरोसा भी किया जाए, इनको वोट भी दिया जाए, पर चूंकि हमारा मकसद बड़ा है, जैसे PhD बनाते वक्त मेरा मकसद बड़ा था कि हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों की हुकूक की। और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं
और पूरा जो निज़ाम है, चाहे PHE हो, RNB हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने SRO भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है मगर बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम PDP के ऊपर लगाया जाएगा कि PDP ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़े। तो दैट्स ऑल। थैंक यू। आपने कहा कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बिल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये रणवीर सादिक ने वो बिल टेबल की थी, तो आप ये कह रही है कि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे? अगर उन्होंने भी लाई, मैंने नहीं कहा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मैंने कहा उमर साहब ने कहा कि अगर कोई जो प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर सरकार को हमारा बिल पसंद नहीं है वो अपना बिल ले आए, गवर्नमेंट बिल। ये बचकाना हरकतें नहीं कि प्राइवेट, वो क्यों प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, वो तो सरकार में है ना। प्राइवेट मेंबर बिल तो हम लाएंगे ना, हम अपोजिशन में। वो तो अगर वो कोई चीज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बिल लाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, या हमारे बिल का सपोर्ट करें या अपना बिल ला के हमारा सपोर्ट ले लें। महबूब जी, आज रेजोल्यूशन भी एक गया था आपकी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड को रेस्टोर करे या मुत्तहिदा मजलिस अमल को वो हैंड ओवर किया जाए, लेकिन वो बैलेटिंग में जो है ड्रॉप हुआ है वो रेजोल्यूशन। नहीं, वो तो वही नहीं, दूसरा जो हमने एमनेस्टी लाया था बिजली को लेके कि 1 टाइम एक बार माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसके मुखालफत उमर साहब इलेक्शन से पहले करते थे और यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री भी देना चाहते थे, आज स्मार्ट मीटरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी है। तो हमने एक लाया था रेजोल्यूशन, फयाज साहब ने लाया था, ये कह के कि 1 टाइम एमनेस्टी मिलनी चाहिए लोगों को, खासकर गरीब लोगों को जो वो इतना बिल नहीं दे पाते हैं। तो उसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया। तो मगर मैं चाहती हूँ कि बिल को जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में ये बॉल इज इन देयर कोर्ट, ये लोगों की अदालत में है। अब चाहे हमारा लैंड का बिल है, चाहे हमारा डेली वेजर का बिल है, ये इसका फैसला अगर इन्होंने असेंबली में नहीं किया तो फिर लोगों की अदालत में इसका फैसला होगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि हर मुद्दा अपनी जगह जो भी वही सामने लाए हैं, इसमें ये कहा गया कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शायद 4 दिन की असेंबली चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी कोई मसला होगा सब जस्टिस लाइक स्टेट हो, वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो कितना बड़ा नेगेटिव सा रास्ता जा रहा है, स्टेटहुड की बात ही नहीं होगी इस सेशन में। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहती हूँ कि ऐसी कोई बात है, कोई चीज डिस्कस नहीं होती है। 370 भी सब जुडिस था, बीजेपी हर जगह 370 की बात करती थी, कहाँ 370 की बात थी। बाबरी मस्जिद सब जुडिस था, हर इलेक्शन में वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। मेरे ख्याल में ये कन्वीनियंस की बात है। दूसरी बात, मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो पिछला 2024 का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस से PDP या किसी जमात ने लड़ा, तो हमने लड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी लोगों को अपनी बात कहने का हक दिया देंगे हम जब हम सरकार बनाएंगे या असेंबली में आएंगे। आज उसको फिर से दबाया जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना जो भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव उसमें उनको अंदर आने दिया जाता है। असेंबली के अंदर बहुत सिलेक्टिव हो रहा है। आम जिस तरह हमारे वक्त में जितने भी लोग आते थे, जो चाहते थे दिखाते थे, बोलते थे, उस पे काफी ज्यादा उनको बताया गया है कि ऐसे नहीं करना है। और तीसरा, मुझे ध्यान आया कि मैं उमर साहब से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने, सुनील शर्मा ने हमको धमकी दी है
कि आपका बिल असेंबली में नहीं आएगा, ये लैंड जहाद का बिल है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि उमर साहब उसके बीजेपी के एजेंडे की पासदारी नहीं करेंगे। वो इस बिल को देखेंगे असेंबली में आएगा भी और उसको पास भी करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में कौन कर रहा है। थैंक यू। वो फुल पावर रखते हैं, मैंने वही सबसे असेंबली में पूछा था। मेजॉरिटी है पूरे, उनके पास 50 मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 मेंबर है, बिल्कुल पास कर सकते हैं बिल को, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और हमारी बिल में कोई टेक्निकल एंटी नेशनल बिल नहीं है। अब देखिए ना, सुनील शर्मा ने कहा कि ये लैंड जहाद का बिल है, ये एंटी नेशनल बिल है। तो अगर उमर साहब भी ऐसा समझते हैं, हमारे स्पीकर साहब भी ऐसा समझते हैं, फिर वो और बात है। फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को राज्यसभा से बाहर रखा गया, किसके एजेंडे की ऊपर उनको रखा गया बाहर, वो तो सोचने वाली बात है। और अगर आज हमारा लैंड का बिल बाहर रखा जाए, उसको वोट नहीं किया जाए, तो इसका मतलब है कि जो सुनील शर्मा ने धमकी दी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कर रही है। सीधी बात है।